गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत हमने कंडक्टेंस कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि अभिगमनांक का निर्धारण किया जाता है, वो सब हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस, जो कि उसके अनुप्रयोग हैं, उसका कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है कि इसका उपयोग हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की मात्रा के निर्धारण में भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आयनन की मात्रा है अल्फ़ा, वो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो इसके द्वारा जो कोलरॉश नियम को पालन करते हुए दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा निकाली जा सकती है। इसी तरह से जल के जो आयनिक गुणनफल होती है उसका भी गणना किया जा सकता है। KW का मान H प्लस इंटू OH के माइनस के बराबर होता है, जिसे कि KW कहा जाता है, और इसका मान लगभग 55.4 इंटू 10⁻⁷ के बराबर होता है। तीसरा जो इसका उपयोग किया जाता है अल्प विलय लवणों की विलयता के निर्धारण में किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेड, PbSO4, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, जो ये सभी हैं, इनकी विलयता बहुत कम होती है और साधारणतः रासायनिक विज्ञान में के द्वारा इनकी विलयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, परंतु चालकता मापी विधि के द्वारा इनके लवणों की विलयता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो यह भी एक चालकता मापी ये इसका एक अनुप्रयोग हो गया कि किस प्रकार से चालकता मापन द्वारा इसकी गणना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो है जल अपघटनांक और जल अपघटन स्थिरांक का गणना भी की जाती है। जब किसी दुर्बल अम्ल एवं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के विलयन को जल में घोला जाता है तो उसका जल अपघटन होकर वहीं क्षार और अम्ल बनते हैं और जिनका कि वह लवण बना होता है। उदाहरणतः जैसे कि सोडियम एसिटेट है, जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, जल अपघटित होकर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाता है। तो 1 ग्राम अणु विलयन में से जो अंश जल अपघटित हो जाता है वह जल अपघटन की मात्रा या जल अपघटनांक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है चालकता मापी विधि के द्वारा उसकी गणना की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन की, चालकता मापी विधि की, कि इसके द्वारा किस प्रकार से जो है गणना की जाती है। टाइट्रेशन, जब हम टाइट्रेशन या जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है, आयतन मापीय विधि के द्वारा जो टाइट्रेशन की जाती है, उसमें हम देखते हैं कि जो अंतिम बिंदु हमें ज्ञात होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वह बताता है। इसी प्रकार से चालकता मापी विधि में अनुमापन में भी एंड पॉइंट जो है हमें उस विलयन की कंसंट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है कि इसमें जो 2 प्रकार के अनुमापन होते हैं, एक में अम्ल क्षार अनुमापन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अम्ल क्षार अनुमापन में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अनुमापन जब किया जाता है, जैसे कि HCl और NaOH का जब किया जाता है तो NaCl और H2O बनता है, और जो उसका ग्राफ आता है वो पहले नीचे जाता है। जैसे जैसे NaOH के विलयन को HCl में डाला जाता है तो पहले चालकता में कमी आती है, एक निश्चित कमी के पश्चात फिर NaOH को और ब्यूरेट से मिलाने पर उसके मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से NaOH विलयन मिलाया जाता है तो उसकी गतिशीलता H आयन और OH आयनों से क्रिया करके वाटर बनाते हैं और H आयन हटते चले जाते हैं और इसके स्थान पर Na प्लस आयन आते हैं, और यही कारण है कि चालकता में कमी होती है। फिर औधृतिक NaOH मिलाने पर जो है अंतिम बिंदु के बाद NaOH जो मिलाया जाता है वो उसकी चालकता में वृद्धि करता है। तो क्योंकि अब जो है OH माइनस की मात्रा बढ़ने लगती है और वह हमें चालकता के मान में भी बढ़ोतरी करती है।
तो ये इस प्रकार से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का हो गया। दूसरा हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, जिसमें कि HCl की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है, ठीक है। HCl की जब रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में जब अंतिम बिंदु के पश्चात अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जो मिश्रण है उसकी चालकता में वृद्धि नगण्य होती है, क्योंकि NH4OH एक दुर्बल क्षार है। तो वो यहाँ स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह वृद्धि न के बराबर है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। फिर इन दोनों रेखाओं को एक्सट्रापोलेट किया जाता है और अंतिम बिंदु प्राप्त होता है। तीसरा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से अनुमापन, जिसमें कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन यदि NaOH से की जाती है तो चालकता सेल में जैसे कि अम्ल लेते हैं और क्षार को ब्यूरेट में लेते हैं। दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता प्रारंभ में कम होती है, परंतु इसमें NaOH डाला जाता है। उच्च आयनन वाला विद्युत अपघट्य सोडियम एसीटेट बनता है, अतः विलयन में सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण से मिश्रण की चालकता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और इस प्रकार से NaOH डालने पर चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो जैसा कि आप C नंबर में ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से चालकता के मान में वृद्धि हो रही है। जो D ग्राफ है वो हमें एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जब अनुमापन किया जाता है, दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार से अनुमापन किया जाता है, तो उस स्थिति में हमें इस प्रकार का कर्व मिलेगा। प्रारंभ में चालकता का मान कम होता है क्योंकि एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, और जैसे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो अमोनियम एसीटेट बनता है और जिसके कारण से विलयन की चालकता बढ़ती चली जाती है। और अंतिम बिंदु के बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के कारण आयनन बहुत ही कम होता है, अतः चालकता के मान में परिवर्तन न के बराबर होता है, इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जिससे कि हम जो है आगे तक बढ़ाकर अंतिम बिंदु हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। ग्राफ में वो जहाँ काटता है उसे अंतिम बिंदु कहते हैं, और वही वॉल्यूम ऑफ द NaOH होता है जो कि उस अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो है चारों ग्राफ जो हैं वो अम्ल और क्षार के बीच में जो अनुमापन किया जाता है उसको बता रहे हैं। अब जो मैं नेक्स्ट लास्ट ग्राफ डिस्कस करूँगी वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, जैसे कि AgNO3 और KCl के बीच में होती है। इस तरह के जो टाइट्रेशन होते हैं उन्हें अवक्षेपण अनुमापन कहा जाता है, और इसमें AgNO3 विलयन में Ag+ और NO3- की उपस्थिति होती है। जब हम इसमें KCl मिलाते हैं तो Ag आयन के स्थान पर K+ आयन आ जाते हैं, और लगभग इनकी गतिशीलताएं लगभग बराबर होती हैं, तो इसलिए चालकता के मान में अधिक परिवर्तन नहीं आता है। परंतु अंतिम बिंदु के पश्चात जब KCl मिलाया जाता है तो अब मुक्त क्लोराइड आयन होने के कारण से चालकता का मान तेज़ी के साथ में बढ़ता है। तो ये भी इस ग्राफ के द्वारा आपको स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो विद्युत रसायन है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें हम आप थर्ड ईयर में इसको आप स्वयं भी करेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह, कि वो किस प्रकार से किसी विलयन की सांद्रता निकालने के लिए उपयोगी हैं। तो इसमें आपने आरएनएस थ्योरी, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया इस चैप्टर में, कि एक तो ये कितने प्रकार की चालकता होती है, इसके अतिरिक्त आरएनएस थ्योरी क्या होती है, ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या होती है, और लैम्डा इन्फिनिटी जो है वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त आपने जो है प्रबल विद्युत अपघट्य के जो सिद्धांत डेबाय-हकल रूल दिया गया, डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन क्या होती है, और अभिगमनांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, वो सभी आपने इस चैप्टर में पढ़े। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी थ्योरी क्या है, कि ये क्यों ग्राफ जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन
विद्युत रसायन में आपने जो आपके बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री में पाठ्यक्रम में दिया गया है।